नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में यदि बात करें तो हम लोग जो मैगजीन कवर कर रहे हैं ये आपका घटना चक्र पब्लिकेशन का दृष्टि नाम से जो मैगजीन आती है ये हम लोग कवर कर रहे हैं। और इसमें देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसका वन लाइनर कवर किए, यानी जो मस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है वन लाइनर फॉर्मेट में दिया रहता है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट वाइज कवर किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट में डिमांड था बहुत सारे लोगों का कि डिटेल में मैगजीन कराया जाए। ऐसे में मैगजीन हम बिल्कुल डिटेल में करा रहे हैं। और प्रश्न जो है किसी स्तर का अगर बनाया जाए, कितना भी डेप्थ में प्रश्न पूछा जाए तो आप जो है करने के हालात में होंगे, तो पूरे डेप्थ में मैगजीन कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये जो मैगजीन आपको बनाया गया है ये आपको मेंस एज वेल एज जो है प्री पर्पज से बनाया गया है। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो मेंस का भी बहुत सारा फैक्ट है यहाँ पे जो आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इंडिकेट कर देंगे कि ये आपको मेंस का फैक्ट है और ये प्री का फैक्ट है। तो प्री का फैक्ट मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, बाकी सारा तो मेंस वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है वन लाइनर कवर कर लिए थे, साथ ही साथ जो आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रकरण का जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सारा कुछ ही बिल्कुल डिटेल में, एक भी शब्द जो है इसमें हम स्किप नहीं करते हैं। तो इस लेक्चर जो है इस तरह से बना रहे हैं ताकि आपको दोबारा ये मैगजीन जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये जैसे लेक्चर देखेंगे और कम से कम जो है 2 बार यदि देख लेते हैं आप तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक अभी देख लें और एक कुछ दिन बाद, इन एक एक बार अगर आप देख लेते हैं सारे टॉपिक को तो आपको जो है प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आप कहीं से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में कवर करेंगे एक एक पॉइंट को, लेकिन मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन सा पॉइंट आपको जो है जानना है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनाया ही जाता है। और स्पेशली बात करें तो जो सूचकांक वगैरह जारी किया जाता है, बहुत सारा रिपोर्ट बहुत सारी संस्थाएं के द्वारा लाई जाती है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हम लोग देखने वाले हैं और इसमें सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है ये वैश्विक जो है शांति सूचकांक की बात की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 3 4 तरह का आपका प्रश्न पूछा जाता है। ये जो सूचकांक जो है कोई भी सूचकांक पढ़ेंगे कौन जारी करता है, इसमें जो है वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे कौन है। ठीक है, तो टॉप 3 अगर देख लें तो बेहतर है। साथ साथ भारत का स्थान क्या है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में अगर भारत मान लीजिए पहले से ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है तो वैसे में इस कंपेयर करके डाटा भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो है जारी करना कब से शुरू किया गया था और रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जाती है। तो चलिए, बाकी मेंस पर्पस से जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023। ठीक है, और ये लेक्चर जो लोग भी नहीं देखे हैं आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ पे जो है बीपीएससी 69 में चले जाएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, या करंट अफेयर 2023 का है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या यूपीपीसीएस आरओ के सेक्शन में जाएंगे तो सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले लिस्ट और लाइव सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ आप सबके लिए पड़ा है, चाहे आप यूपी में कोई एग्जाम जैसे यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड, तो आप जाके प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके रिवीजन वगैरह भी कर सकते हैं। बहुत सारा लाइव वगैरह क्लास यहाँ पे कराया गया है। तो पहला जैसे वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर रहे थे, तो वैश्विक शांति सूचकांक जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व की एक अग्रणी विचार मंच थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो सबसे पहला बात है कि ये जो वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आप बताएंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, प्रति वर्ष जारी किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे, तो हर एक वर्ष रिपोर्ट आपको जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है विश्व में शांति की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स ऑफ पीस, और इसके आर्थिक मूल्य तथा शांतिपूर्ण समाज के विकास से संबंधित सर्वाधिक जो है व्यापक और आंकड़ा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यानी जो है पीस के बारे में बात होता है इसमें। और इस सूचकांक में जो है विश्व के शांति स्तर का मापन 23 जो है गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया जाता है। देखिए कभी भी कोई सूचकांक अगर जारी किया जाता है उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, वैसे में इसका 23 गुणात्मक और कुछ मात्रात्मक जो है आपको संकेतक होता है। जैसे हम देखें तो 3 डोमेन इसका मेजर मेजर जो डोमेन है, सबसे पहला है यहाँ पे समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर क्या है, द लेवल ऑफ द सोसाइटियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है आपका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, और तीसरा है सैनिकरण का स्तर, यानी देखा जाएगा सैनिकरण का स्तर क्या है, सेना का स्थिति क्या है।
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है प्रसार के बारे में बात किया जाएगा, और समाज में बचाव और सुरक्षा के स्तर का, ये तीनों लेवल देख के और आपका रिपोर्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर डेप्थ में क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, शांति सूचकांक जो है किन सारे डोमेन पर जो है आधारित है। तो ऐसे में समाज के बचाव और सुरक्षा का स्तर हो गया, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार हो गया, ठीक है, और सैनिकरण का स्तर हो गया। अगला जो है, इसे आपको याद रखने वाला रिलेटेड फैक्ट, ये पहला तो जरूर याद रखना है आपको, 28 जून 2023 को जो है इसका 17वां संस्करण ये जारी हुआ। ठीक है, इसमें टोटल 163 देश आपको पार्टिसिपेट किए, यानी 163 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, और ऐसे में देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या का लगभग 99.7% इसमें हिस्सा शामिल किया गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, पहला आप बात ध्यान रखेंगे, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है ऐसे तो 23 इसमें आधार हैं, लेकिन 3 इसमें मुख्य विषय वस्तु हैं। ठीक है, जिसको हम लोग देख चुके हैं। साथ साथ ये रिपोर्ट का 17वां संस्करण है। ठीक है, जो है 63 देशों को शामिल किया गया है, और इस सूचकांक में देखेंगे तो विगत वर्षों की तुलना में वैश्विक शांति का स्तर जो है ये 0.42% गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, रिपोर्ट जो है एक तो देश के स्तर पे, एक ओवरऑल विश्व के स्तर पे, और वैसे देखा गया है तो कंपेयर करें तो पहले से जो है वैश्विक शांति का स्तर पे क्या हुआ, गिरावट हुआ है 0.42% का। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पिछले 15 वर्षों में 13वां अवसर है जब वैश्विक जो है स्तर में गिरावट ये दर्ज किया गया है। तो पिछले 15 वर्ष से जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें 13वां बार ऐसा हुआ है कि विश्व जो है शांति जो है पिछले से कंपेयर करें तो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, विश्व के 10 जो है सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश में 7 यूरोप के हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें अगर देखेंगे तो यूरोप जो है विश्व का सबसे शांतिमय क्षेत्र हो गया इस तरह से। ठीक है, क्योंकि 7 देश यूरोप के ही हैं, तो ऐसे में यूरोप सबसे क्या हो गया, शांतिमय क्षेत्र हो गया। आपका मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद विश्व का सर्वाधिक क्या हो, अशांत जो है क्षेत्र बना हुआ है। तो मध्य पूर्व हो गया या उत्तरी अफ्रीका हो गया, ये थोड़ा सा अशांत वाला क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा बात जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सबसे शांत इलाका जो है यूरोप है, यूरोप के 7 देश हैं। आइए हम इनको रैंक देख लेते हैं। तो पीस इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे है आपका आइसलैंड, और आइसलैंड को स्कोर दिया गया है 1.124। ठीक है, तो आइसलैंड जो है नंबर 1 पे है शांति में, और ये जो है डेनमार्क यहाँ पे नंबर 2 पे है। ठीक है, तो टॉप 3 तो ध्यान में रख ही लेंगे। तो आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नंबर 3 पे यहाँ पे आयरलैंड, 4 पे न्यूजीलैंड और 5 पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो आइसलैंड का नाम याद रखेंगे, आइसलैंड जो है शांति सूचकांक में नंबर 1 पे है। ठीक है, चलिए, बाकी जो है अगर आसान देशों की लिस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आसान देश में नंबर 1 पे देखेंगे तो अफगानिस्तान है, यानी इसको आखिरी रैंक मिला है 163। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था कि सबसे आसान देश में आपका अफगानिस्तान हो गया, इससे थोड़ा कम यमन है, सीरिया है, दक्षिणी सूडान है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, सबसे आखिरी वाला याद रखेंगे अफगानिस्तान का नाम। ठीक है, चलिए, इसके बाद भारत का जो है पोजीशन इसमें क्या है, तो भारत को समग्र देखें तो 2.314 अंक इसमें दिया गया है, 2.314 अंक, और भारत को 126वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान को 3.448 अंक दिया गया है। यहाँ पे अंक ज़्यादा मिलना आपके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो भारत को रैंक कौन सा मिला है, 126। एक रैंक जो है आइसलैंड को, और आखिरी रैंक जो है अफगानिस्तान को। वैश्विक स्तर पर 17वीं रैंक के साथ भूटान जो है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो अगर दक्षिणी एशिया देश जो सार्क देश हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है भूटान सबसे टॉप पे है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सूचकांक देखते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करें, एनर्जी जो है ट्रांजिशन इंडेक्स की, देश का उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। किसी देश में ऊर्जा की जो है क्या प्रणाली है, ऊर्जा का संक्रमण की क्या स्थिति है, ऊर्जा के प्रति कितने तत्पर है, ये सब जो है पैमाने पर तैयार किया जाता है। तो 28 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। तो पहला बात तो ये आपको याद कर ही लेना है,
ठीक है, कि ऊर्जा जो है सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व जो है आर्थिक मंच के द्वारा ये आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो है ये सूचकांक जो है आपका फोस्टरिंग जो है इफेक्टिव एनर्जी आपका ट्रांजिशन 2023 नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। ठीक है, फोस्टरिंग इफेक्टिंग एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांजिशन 2023। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, थीम वगैरह पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस नाम से जो है रिपोर्ट ये जारी किया गया। ठीक है, ये रिपोर्ट का 13वां संस्करण था। ठीक, इस रिपोर्ट को जो है एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, तो पीडीएफ में अपलोड जो है आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ जो है जैसे ही ये जैसे राष्ट्रीय खबर आपका कंप्लीट हो गया है, पीडीएफ अब आपको उसका मिल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय का भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग चिंतित ना होंगे। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, तो टोटल विश्व के 120 देशों को इसमें शामिल किया गया। 3 डायमेंशन इसका रखा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला समानता, स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच, पहला पॉइंट इसका था, तो समानता की बात की गई थी इसमें। नेक्स्ट देखेंगे तो पर्यावरणीय स्थिरता और तीसरा था ऊर्जा सुरक्षा। इस तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सूचकांक आपको जारी किया गया। ठीक है, पैरामीटर आप एक नज़र में ध्यान रखेंगे, वहां से प्रश्न जो है बनाने के चांस बहुत कम है। अब ऊर्जा अगर संक्रमण सूचकांक की बात किया जाए, ठीक है, ईटीआई 2023, तो इसमें नंबर 1 कौन है? स्वीडन है। ठीक है, 78.5 अंक इसको दिया गया। तो नंबर 1 पे स्वीडन है, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड। तो स्वीडन जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें इसमें तो 120 रैंक मिला है यमन को। ठीक है, यमन को देखिए 40 स्कोर, फिर आपका लोकतांत्रिक जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के स्थान जो है अगर बात किया जाए तो ये तो जरूर याद रखना ही है आपको, 120 में जो है कितना 67। ठीक है, तो 120 में 67 स्थान जो है भारत को मिला है, जबकि यमन को आखिरी। ठीक है, चलिए इतना बात याद रखेंगे, और स्वीडन को जो है नंबर 1 रैंक मिला है। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतत विकास रिपोर्ट 2023। 2015 के सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के द्वारा सतत विकास हेतु 2030 एजेंडा यानी द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये जो है 2015 में इसको अंगीकृत किया गया था, और इस एजेंडे में टोटल आपका 17 जो है सतत विकास जो है लक्ष्य रखा गया है, 17 गोल है इसका, और 169 उपलक्ष्य है इसका। तो मेजर जो देखेंगे तो एसडीजी का कितना है? 17 गोल है। 17 गोल में अगर देखेंगे तो 17 गोल में टोटल 159 जो है चीजों को टारगेट किया गया है। वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक इसको अचीव करें, और सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों के उपलक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को क्या वैश्विक अवलोकन जो है प्रदान करेगा। या आखिर जो है सतत विकास एसटीजी में जो टारगेट किया गया है 17 गोलों को पाने का, उसमें किसका क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 2015 में निर्णय लिया गया और 2030 तक का आपको एक टारगेट बनाया गया है, और इसमें 17 मेजर गोल है। बात है 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी आपका यूएन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसी के द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो ये ध्यान रहना ही चाहिए आपको कि ये जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट का ये 8वां संस्करण था। ठीक है, चूंकि 2015 में बात ही हुई थी तो उसके बाद ये 8वां संस्करण हो जाएगा। रिपोर्ट का शीर्षक भी याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग द एसटीजे स्टिमुलस। ठीक है, ये रिपोर्ट का शीर्षक रहा। ठीक है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे। रिपोर्ट के अंतर्गत जो है एसटीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों शामिल किया गया था। एसटीजी सूचकांक 2023 के अंतर्गत 166 देशों को इसमें आच्छादित कवर किया गया, तो टोटल 166 देशों को जो है कवर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको बिल्कुल ही ध्यान से, यहाँ से कहीं भी प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। सूचकांक की बात करेंगे तो किसी देश को प्राप्त स्कोर, सबसे खराब संभावित परिणाम क्या हो सकता है, उसको अगर 0 स्कोर मिलता है, और सबसे बेहतर जब 100 स्कोर उसको मिलेगा, यानी 100 अगर मिला है तो समझिए सबसे कोई बेहतर जो है इसमें प्रदर्शन किया है। एसडीजी बात करते हैं कि एसडीजी में सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका है। यहाँ पे आप टॉप 3 नहीं टॉप 5 ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले फिनलैंड, देखिए 100 में जो है 86.8 अंक जो है फिनलैंड को मिला है। एसडीजी में टॉप पे कौन है आपका? फिनलैंड है। ठीक है,
लेक्चर को एक दो बार रिपीट करेंगे, आपको याद होगा। दूसरा जो है स्वीडन है, दूसरा एसडीजी में स्वीडन है, और तीसरे पे आपका डेनमार्क है। ठीक है, तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन, डेनमार्क, इसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। तो ये टॉप 5 जो है आपको एसडीजी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। फिनलैंड को देखिए 86.8 अंक यहाँ पे मिला है। फिनलैंड टॉप किया है। सबसे खराब प्रदर्शन इसमें किसका है, तो ये देख सकते हैं दक्षिणी सूडान, इसको 38.7 अंक मात्र मिला है। इसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चाड है, यमन है। ठीक है, 3 लोग जो है प्रदर्शन इसका ठीक नहीं रहा है। भारत को जो है देखेंगे तो 166 में 112 रैंक मिला है। तो भारत को जो है 112 रैंक यहाँ पे मिला है 166 देशों में। भारत को ओवरऑल जो है अंक कितना मिला है, तो 63.4 मिला है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ध्यान देंगे भारत को कितना रैंक है, 112 है। ठीक है, जबकि टॉप 1 में हम लोग देखें कि फिनलैंड है, सबसे आखिरी पे यहाँ पे दक्षिणी सूडान है। ठीक, ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे कि भारत की जो रैंक में लगातार 3 वर्षों में गिरावट होने के पश्चात नवीनतम सूचकांक में सुधार जो है किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो एस डी आर 2023 में भारत ने जहां एस डी 10 और एस डी जी 15 की प्राप्ति की दिशा में गिरावट दर्ज किया, वहीं एस डी जी 1 में सुधार। अभी एस डी जी 10 क्या है, एस डी जी 15 क्या है, देखिए टोटल इसमें जैसे हम बताए कि 17 गोल है। तो गोल नंबर 1 में जो है भारत का स्थिति ठीक ठाक रहा है। ठीक है, गोल नंबर 10 जो है और गोल नंबर 15 यहाँ पे स्थिति इसका ठीक ठाक नहीं रहा है। वैसे ही देखिए गोल नंबर 12, ये सब जो है बात ध्यान नहीं रखेंगे आप, बस एक नज़र में देख ले। गोल नंबर 12 में जो है इसको प्राप्त कर लिया है भारत, और इस उपलब्धि को बरकरार रखने की दिशा में कर, यानी इसको अचीव कर लिया गया है। ठीक है, अगर गोल नंबर 13 की बात करेंगे तो इसको प्राप्त कर लिया गया है, और लेकिन उसको कायम रखने के लिए 18 जो है मान लीजिए गोल प्राप्त कर लिए, तो अब उसको बरकरार रखना भी जरूरी है। तो ये 12 और 13 नंबर गोल जो है भारत प्राप्त कर चुका है, ये भी बात थोड़ा सा एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अब एसडीजी में ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है, चूंकि मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ब्रिक्स में देखिए 5 देश यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ब्राजील आ जाएगा, रसिया, इंडिया, चाइना, और लास्ट में इसमें ऐड हुआ साउथ अफ्रीका। ठीक है, पहले इसमें 4 ही लोग थे, ब्रिक था ये, बाद में ब्रिक्स बन गया। तो ब्रिक्स में अगर बात करेंगे तो सबसे बेहतर स्थिति में कौन है, तो ब्राजील है। ठीक है, ब्रिक्स में ब्राजील है, फिर रूस हो गया, और उसके बाद भारत आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स में भारत का तीसरा हो जाएगा। ओवरऑल रैंक भारत का 112वां है। ठीक है, चलिए भारत को देखिए अंक हम बात ही कर चुके हैं, थोड़ा अंक भी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पेशली इंडिया का और टॉप 1 का जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंडिया का 63 पॉइंट जो है 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एस का जो है आपका 17 गोल आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको जो है 17 गोल को आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, और एक बार आप ध्यान दे देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था एस डी जी 13। ठीक है, आपका लिखा हुआ था एस डी जी 13, एस डी जी 15, तो इसका मीनिंग जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाया होगा कि आखिर 13 और 15 जो है क्या। ठीक है, 1 मिनट वेट करेंगे, थोड़ा स्क्रीन होल्ड है। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लिए थे एसडीजी इंडेक्स वाला देख लिए थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड में एसडीजी को अलग से, उसमें 17 गोल होगा तो उसको अलग से इंडिकेट कर देंगे, नहीं तो अभी लेक्चर जो एंड करेंगे उससे पहले उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस अगर क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें 2024 की, तो 27 जून 2023 को ठीक है क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी किया गया। किसके द्वारा, क्यूएस के द्वारा।
ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड में कौन बेहतर यूनिवर्सिटी है उसके लिए जारी किया गया, ये इसका 20वां संस्करण था। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अब तक जो है सबसे बड़ा संस्करण है ये, क्योंकि विश्व भर में इसमें 1498 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया। अब ये सब जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि 14 कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, बस ध्यान रखेंगे कि इसका 20वां संस्करण था। ठीक है। टोटल जो है इसमें अगर बात करेंगे तो 1498 जो है विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी वर्ल्ड में कौन बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंडिकेटर होगा जिसके जो है उसके आधार पे जो है रैंकिंग जारी किया जाता होगा। तो इसके लिए 9 इंडिकेटर था, टोटल 9 संकेतक थे। इसमें देखेंगे तो संवहनीयता था, सस्टेनेबिलिटी था, शैक्षिक प्रतिष्ठा हो गया, नियोक्ता हो गया, एम्प्लॉयर की बात हो गई, शिक्षण छात्र अनुपात हो गया, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, इसको एक नज़र में याद रखेंगे, पूछने का चांस बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसे मेंस के लिए सब जो है इंपॉर्टेंट है। प्रति संकाय जो है उदाहरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात हो गया। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क हो गया, रोजगार परिणाम हो गया। ये सब जो है 9 इसके इंडिकेटर पे हम लोग इसका जो है ये यूनिवर्सिटी वाला रैंक जो है जारी किया जाता है। तो इसको मोटे तौर पे एक बार ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि रैंक जो जारी हुआ इसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एमआईटी जो है अमेरिका का लगातार 12वां बार ये शीर्ष पे रहा है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए क्यूएस जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे कौन रहा है, तो यहाँ पे आपका एमआईटी हो गया। एशिया में अगर बात करेंगे तो सबसे बेहतर पोजीशन सिंगापुर। ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का एशिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट में देख सकते हैं ये कि क्यूएस आपका वर्ल्ड जो है रैंकिंग 2024 का रिपोर्ट है। इसमें एमआईटी को नंबर 1, अमेरिका का एमआईटी संस्थान है, इसको टोटल 100 स्कोर मिला है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है बेहतर विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तीसरे पे ऑक्सफोर्ड यूके का, चौथे पे हार्वर्ड हो गया अमेरिका का, पांचवें पे स्टैनफोर्ड हो गया। ये टॉप 5 है। ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनको रैंक दिया गया है, 9 पैमानों पे इनको रैंक दिया गया है। ठीक है। तो एमआईटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ये आप नज़र में ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इस रैंकिंग में जो है भारत के टोटल 45 संस्थान शामिल थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें टॉप 5 जो है, शीर्ष 5 जो है भारत का कौन सा इसमें रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका 23 और ये 24 का रैंकिंग है। तो भारत में जो है अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे इसमें भारत में, ठीक है, ये कौन हो जाएगा आपका आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है। भारत में आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, लेकिन इसका ओवरऑल जो है पोजीशन है 149। ठीक है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, आईआईटी खड़गपुर है और आईआईटी कानपुर है। ये टॉप 5 भारत के हो गए। भारत में देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 और 5 आईआईटी बॉम्बे भारत में हो गया। ठीक है, इसको एक नज़र में ध्यान रखेंगे। अगला देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। ये जो है किसके लिए है, एशिया के लिए। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा ये देखिए 22 जून 2023 को जो है यूके के पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। ठीक है। एशिया में जो भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए वर्ल्ड वाइड था। एशिया जो है विश्वविद्यालय रैंकिंग का ये 11वां संस्करण था, और इसको तैयार करने के लिए 13 जो है आपको सूचकांक जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्र या 669 जो है आपको 669 शिक्षण संस्थान को इसमें ओवरऑल इस रैंकिंग में शामिल किया गया। और जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल है। तो 169 में जो है 117 जापान के, चीन के 95, ठीक है, दूसरे स्थान पे, और भारत के 75 इसमें शामिल है तीसरे स्थान पे। तब आता है कि ये जो आपका टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग लाया गया है, तो एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन रहा है। नंबर 1 पे चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय रहा है। ठीक है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नंबर 1 पे चीन का सिंगुआ विश्वविद्यालय, नंबर 2 पे चीन का ही आपका है पेकिंग विश्वविद्यालय, नंबर 3 पे यहाँ पे आपका नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, सिंगापुर का, नंबर 4 पे यहाँ पे हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग, नंबर 5 पे है ननयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर।
अब देखिए हम लोग देखे थे कि ओवरऑल जो है 669 में सबसे ज़्यादा जापान का यूनिवर्सिटी इसमें लिस्टेड है, ठीक है 117। लेकिन नंबर 1 की बात की जाए तो चीन का सिंगुआ हो गया, नंबर 2 पे पेकिंग हो गया, नंबर 3 पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, ठीक है, 4 पे हांगकांग और 5 पे ननक्यांग। ठीक है, तो नंबर 1 तो ध्यान रखेंगे ही, सिंगुआ विश्वविद्यालय चीन। अब बात करते हैं भारत की स्थिति जो है इसमें क्या रही। तो टॉप 100 की बात करेंगे तो भारत के इसमें 4 संस्थान शामिल थे, ठीक है। कुल जो है टॉप 100 में 4 रहे। 2023 में शामिल सिर्फ 5 जो है भारतीय संस्थान को देखे थे अगर यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, ये टॉप 100 में 48 पे, यानी भारत की ओर से नंबर 1 ही रहा, ठीक है। ओवरऑल इसका रैंक कितना रहा, 48। इसके बाद देखेंगे तो कर्नाटक का आपका जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, इसको 68 रैंक मिला। फिर आपका सुलनी जय प्रौद्योगिकी और जो है प्रबंधन विश्वविद्यालय हिमाचल 77, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताइए कि भारत में जो है इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन किया, आप याद रखेंगे भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, ऐसी जो है बेंगलुरु, ठीक है, इसको ओवरऑल 53 रैंक मिला है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 4 पे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है और 5 पे जो है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद है। ओवरऑल रैंक 106 है। चलिए तो इसको ध्यान रख सकते हैं एक नज़र में, चाहे तो नहीं ध्यान रख सकते हैं। अगर देखिए अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिटी रैंकिंग। बहुत सारा रैंकिंग वगैरह होने वाला है तो इस लेक्चर को जरूर रिपीट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात करें तो जून 2023 में मर्सर्स के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है जारी करने वाला कौन हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटिंग जो आपका रैंकिंग वाला ये मर्सर हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सिटी रैंकिंग वाला, पहला बात मर्सर। नेक्स्ट देखिए इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है, ठीक बात है, 5 महाद्वीपों को ये जो है पूछने का चांस बहुत ही कम है, ठीक है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पे शहर के रूप में चिन्हित किया गया, सभी शहरों की तुलना न्यूयॉर्क से जो है की जाती है। तब देखिए यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के आधार पे जो है बेस्ट सिटी रखा गया। अब बेस्ट सिटी रखा गया तब इसी से कंपेयर करके और बताया जाएगा कौन बेहतर शहर है नहीं है, ठीक है। तो इसको बेस्ट सिटी यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात है। अब देखिए मर्सर के सर्वेक्षण में बताया गया कि हांगकांग को रैंक 1 के साथ विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया। तो मस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन हो गया, ये महंगा के लिए है, ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे महंगा शहर जो है कौन हो गया आपका, हांगकांग हो गया, बिल्कुल इसको रट जाना है, ठीक है, कि मर्सर के अकॉर्डिंग जो है सबसे महंगा शहर कौन हो गया आपका, हांगकांग हो गया, ठीक है, सबसे महंगा शहर। इस वर्ष जो है शीर्ष 10 सबसे महंगे शहर में मात्र 2 शहर हांगकांग और सिंगापुर ही एशिया के हैं, ठीक है। तो हांगकांग और जो है सिंगापुर दो टॉप 10 में है, बाकी एशिया के इसमें नहीं है, लेकिन एशिया का नंबर 1 पे हांगकांग शहर हो गया। इसके विपरीत देखेंगे तो विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर भी एशिया में स्थित है, ठीक है। और 2 सबसे सस्ते शहर कौन है, एक है पाकिस्तान का कराची और दूसरा है इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे सस्ता शहर है कराची और इस्लामाबाद, 226 और 227 रैंक किया गया। जबकि विश्व का सबसे महंगा शहर आपका हांगकांग हो गया, ठीक है, मर्सर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के 5 जो है महंगे शहर की बात करेंगे तो पहले पे आपका हांगकांग हो गया, ठीक है, हांगकांग देश। सिंगापुर हो गया सिंगापुर का, ज्यूरिख हो गया स्विट्जरलैंड का तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये जेनेवा हो गया आपका और 5वें पे बेसेल्स हो गया। तो स्विट्जरलैंड का यहाँ पे 3 जो है शहर है, ज्यूरिख, जेनेवा और बेसेल्स, 3, 4, 5 पे, ठीक है। टॉप 1 पे याद रखेंगे हांगकांग और 2 पे जो है सिंगापुर। हांगकांग जो है चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र एसएआर का है क्षेत्र है ये। इस सूचकांक में भारत के 7 शहर जो है, अब देखते हैं सातों शहर का, तो उसमें सबसे जो है नंबर 1 पे कौन है आपका, तो ये है मुंबई। 2023 में इसको 147 रैंक इसमें मिला है। तो भारत की ओर से भारत का सबसे महंगा शहर इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई हो गया, ठीक है। ओवरऑल जो है आपका हांगकांग हो गया, ठीक है। तो मुंबई को कितना रैंक मिला है, थोड़ा एक नज़र में इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, 147 रैंक मुंबई को मिला है। इसके बाद नई दिल्ली आ गया 169, फिर 184 पे आ गया आपका चेन्नई, ठीक। चलिए तो मुंबई हो गया आपका 147 रैंक, ठीक है। उसके बाद आपका नई दिल्ली हो गया, फिर आपका चेन्नई हो गया। और इसके बाद देखेंगे तो 4 पे आपका बेंगलुरु आ जाएगा, फिर हैदराबाद, कोलकाता और पुणे।
अभी सब रैंक जो है याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए एक नज़र में इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका ग्लोबल जो है लिबिलिटी सूचकांक 2023। ग्लोबल जो है लिबिलिटी सूचकांक 2023 बात करें जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया। तो पहला बात तो याद यही रखेंगे कि ग्लोबल जो है आपका लिबिलिटी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, तो ईआईयू के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। इस सूचकांक में विश्व के 173 देश पार्टिसिपेट किए, शामिल किया गया। 173 शहरों को निम्न 5 श्रेणियों में बांटा गया और उसके आधार पर रैंकिंग निकाला गया। तो 5 श्रेणी में मतलब स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, ये 5 पैमाने देख के और ये रैंकिंग जो है आपको जारी किया गया, ठीक है। वियना एस्टीरिया को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोपेनहेगन जो है डेनमार्क का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को क्रमशः दूसरा और तीसरा मिला। नागरिक अशांति और संघर्षों के कारण दमिश्क दमिश्क जो सीरिया का है, इसको सबसे आखिरी रैंक मिला है, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखेंगे। तो जैसे ही आपसे पूछा जाए ग्लोबल जो है लिबिलिटी इंडेक्स में बताएं कि नंबर 1 पे कौन है, तो आप बताएंगे वियना, ठीक है। वियना नंबर 1 पे है ऑस्ट्रिया का वियना हो गया। नंबर 2 पे डेनमार्क का कोपेनहेगन हो गया और नंबर 3 पे मेलबर्न हो गया। सबसे खराब स्थिति में कौन है, दमिश्क सीरिया का। भारत के अगर टॉप 5 की बात करें तो इसमें नई दिल्ली हो गया सबसे पहले, ये 142 हो जाएगा, 141 ही मिला है दोनों को, ठीक है। दोनों को रैंक समान मिला होगा। तो नई दिल्ली, मुंबई हो गया और चेन्नई हो गया, फिर अहमदाबाद हो गया। एक नज़र में इनको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है इसको पहली बार 2006 में आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। तो पहला बात तो आपको याद रखना ही है कि कौन जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को जारी करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करेगा, 2006 में जारी किया गया था। आखिर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करने का क्या उद्देश्य होता है, तो विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को मापना, ठीक है। यानी मेल फीमेल की बात की जा रही है कि मेल फीमेल में देखा जाएगा कि इनमें कितना समानता आ पाया है, ठीक है। राजनीति जो है सेक्टर में फीमेल का क्या अस्तित्व रहा, ठीक है, मतलब कितना उनका हिस्सेदारी है राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है उनका, ये सब चीज़ इसमें देखा जाता है। तो 20 जून 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया, किसके द्वारा, डब्ल्यूईएफ के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये 17वां रिपोर्ट था, 2006 में पहली बार आया था, ठीक है। ग्लोबल जो है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। चलिए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि सबसे बेहतर स्थिति में कौन है। देखिए ये रिपोर्ट 4 आयामों पे बनता है। जैसे देखिए चारों आयाम आप देख सकते हैं। आर्थिक भागीदारी का अवसर, महिलाओं का आर्थिक भागीदारी में जो है कितना अवसर प्राप्त हो रहा है, शिक्षा प्राप्ति की बात हो जाएगी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात हो जाएगी, और राजनीतिक सशक्तिकरण। इन सब पैमाने पे जो है ये रिपोर्ट आपको जारी किया जाएगा। कुल जो है 146 देश इसमें जो है तुलनात्मक इसका अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो 2023 का जो है वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल स्कोर कितना रहा, आपका 68.4% रहा। अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। तो फुल जेंडर जो है अगर पार्टी की बात किया जाए तो कोई देश अभी तक इसको प्राप्त नहीं कर पाया। हालांकि सूचकांक में शामिल 9 देश, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया, लिथुनिया, न्यूनतम जो है 80% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता हासिल हुआ है। लेकिन ऐसा कोई देश नहीं है जहां बिल्कुल लैंगिक जो है ये असमानता समाप्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीर्ष में अगर बात करें वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल में, तो शीर्ष 5 में सबसे पहले पे है आपका आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड आपको नंबर 1 पे है विश्व लैंगिक में। देखिए इसको जो है ओवरऑल स्कोर यहाँ पे कितना मिला है, तो 91.9 यानी 91.2% ये लैंगिक अंतराल समाप्त कर चुका है। अब 91.2 किया है तब भी तो यहाँ पे आप देखें तो 8.2 जो है अभी समाप्त करना बाकी है, ठीक है। तब भी चलिए 91.2% वहाँ लैंगिक समानता है आइसलैंड में। फिर नॉर्वे है, फिनलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। अब लैंगिक समानता में सबसे बेहतर प्रदर्शन तो आइसलैंड का हो गया, लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन की बात किया जाए तो सबसे खराब प्रदर्शन है आपका अफगानिस्तान का, ठीक है। फिर आपका चाड हो गया और फिर अल्जीरिया हो गया, ठीक है। अच्छा भारत का जो है इसमें क्या स्थिति है, तो भारत अब तक 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो वैसे में भारत का रैंक देखे तो पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों का सुधार हुआ है और इस तरह भारत को रैंक मिला है 127,
तो भारत का रैंक इसमें 127 है, ठीक है, 146 देशों में। 2022 में जो है भारत को रैंक मिला था 135, ठीक है, तो पहले से सुधार होते हुए दिखा है। तो 135 रैंक पहले था, अब 127 रैंक यहाँ पे मिला है भारत को। 100 जो है याद रखेंगे 27 रैंक लैंगिक अंतराल जो है सुधार में। राजनीतिक सशक्तिकरण जो उप सूचकांक है, इसमें भारत को 59वां स्थान मिला है। अब देखिए हम आपको यहाँ पे 4 पैरामीटर बताएं, ठीक है, तो इस 4 पैरामीटर में एक राजनीतिक सशक्तिकरण भी था। राजनीति में कितने महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है, कितना उनका योगदान है। वैसे में भारत को रैंक तो 59 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ओवरऑल रैंक जो है कितना है, 127 है, ठीक है, आपको एक नज़र में उसको ध्यान रखना है। बाकी इसमें 4 पैरामीटर था, तो राजनीति में जैसे हम लोग देख लिए कि 59 रैंक था राजनीति वाला में, ठीक है, शिक्षा वाला में 26वां स्थान है, ठीक है, स्वास्थ्य वाला में देखेंगे तो 142वां है, यहाँ पे फिसड्डी है, और आर्थिक भागीदारी में भी देखेंगे तो 142 है, ठीक है, तो शिक्षा प्राप्ति में ठीक ठाक स्थिति है, साथ साथ जो है राजनीतिक सशक्तिकरण में भी ठीक ठाक स्थिति है। चलिए अगला रिपोर्ट देखते हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। विश्व अगर बात करें प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग की, तो 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये हर एक साल ये रिपोर्ट आता है। 2022 तक जो है इसकी रैंकिंग 34 संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है। तो अब आपको पता ही है कि इसका 35वां संस्करण होगा ये, ठीक है। तो 20 जून 2023 को रिपोर्ट लाया गया, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग WCR रिपोर्ट लेके आया गया, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है के स्विट्जरलैंड इंस्टीट्यूट विश्व जो है प्रतिष्ठात्मक केंद्र के द्वारा ये संकलित किया जाता है। तो इसको संकलित कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, IMD के द्वारा इसको संकलित किया जाता है। अब जैसे कि बताया कि ये इसका 35वां संस्करण था, 336 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों पर तैयार किया जाता है। विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण इसमें किया गया। अब इसका जो है 4 कारक होता है, एक कारक जो है आप बस एक नज़र में देख ले, ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, मेंस पर्पस के लिए है ये। तो जैसे आर्थिक प्रदर्शन देखा जाता है, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना, ये चारों पैमाना देखा जाएगा, ठीक है। आर्थिक प्रदर्शन क्या है आपका, सरकारी दक्षता क्या है, व्यवसायिक क्या है, आधारभूत संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्थिति है। अब ऐसे में जो है इस रिपोर्ट में देखा जाए तो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला हो गया आपका डेनमार्क। तो विश्व जो है प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में सबसे अच्छा स्थान किसका हो गया, डेनमार्क का, फिर आपका आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है, साथ साथ जो है सिंगापुर और न्यूजीलैंड। सबसे खराब प्रदर्शन अगर बात करें तो वेनेजुएला का है इसमें, फिर अर्जेंटीना, ठीक है, मंगोलिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। तो सबसे अच्छा जो है स्थान इसमें रहा आपको डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क का सबसे अच्छा स्थान रहा, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, वेनेजुएला का रहा, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि भारत का इसमें स्थिति क्या रहा। तो देखिए WCR रिपोर्ट की बात करें तो भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज की है, और भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। तो भारत को इसमें ओवरऑल कितना मिला है, 40 स्थान मिला है, याद रखेंगे WCR में भारत को 40। अच्छा, अगर इसी रिपोर्ट को सब कैटेगराइज करेंगे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में एपेक में देखेंगे तो कुल 14 देशों में भारत को 12वीं रैंक मिला है, पिछला बार 11वां रैंक मिला था इसको, ठीक है। ओवरऑल रैंक आप ध्यान रखेंगे, ओवरऑल रैंक भारत को 4 मिला है, सॉरी 40 मिला है। अब ये जो 3-4 श्रेणी था उसमें भारत को रैंक दिया गया है, ये पूछा नहीं जाएगा जनरली, ठीक है, बहुत कम चांस है पूछने का। आर्थिक में 33वां है, सरकारी वाला में दक्षता में 44वां है, व्यवसायिक में 28वां है, और आधारभूत में 52वां है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उसमें भारत जो है थोड़ा फिसड्डी साबित हुआ है, ठीक है, 52वां रैंक इसमें दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। इतना फैक्ट याद हो गया होगा आपको। अगला देखिए, सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है, ठीक है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स LAS के नाम से भी जाना जाता है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरबी देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है ये, ठीक है। तो एक संगठन है, आपको 1994 में जो है आपको अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसी में जो है सीरिया को जो है शामिल कर लिया गया, ठीक है, अरब लीग में जो है सीरिया को शामिल कर लिया गया। वर्तमान में इसमें टोटल 22 देश हैं अरब लीग में। 22 अरब देश से अल्जीरिया हो गया, बहरीन, कोमोरस हो गया, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत,
लेबनान, लीबिया, मारितानिया, मोरक्को, ओमान, फ़िलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, देखिए सीरिया इसमें शामिल हो गया फिर से, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल है। तो इसमें टोटल जो है 22 देश शामिल है, अरब देश। 22 देशों का क्या है, एक संगठन है, ठीक है, अरब लीग। ठीक, अब इसमें कहानी ये चर्चा में इसलिए है कि 2023 को अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया। सीरिया को इस संगठन ने 12 वर्ष के बाद शामिल किया है, ठीक है, इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, सरकार जो है विरोधी प्रदर्शन पे हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद 2011 में सीरिया को जो है अरब लीग से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था 2011 में। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की जाएगी, जिसमें मिस्र, सऊदी अरबिया, लेबनान वगैरह ये सब शामिल होंगे। तो बस इतना याद रखेंगे, सीरिया को जो है अरब लीग में पुनः जो है शामिल कर लिया गया 12 वर्षों के बाद। 32वां जो है अरब लीग शिखर सम्मेलन की बात करें तो 19 मई 2023 को जिहाद, सऊदी अरबिया में 32वां लीग जो है आयोजित हुआ। ठीक है, तो 32वां जो है अरब लीग शिखर सम्मेलन कब हुआ, 19 मई 2023 को। इसमें सदस्य देशों द्वारा जेदाह घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। 2011 में अरब लीग में निलंबित होने के बाद 2023 में पहली बार सीरिया को फिर से इसमें शामिल कर लिया गया। अगला है आपका ऑपरेशन करुणा। ठीक, अभी रैंकिंग बहुत सारा है, लेकिन इसमें बीच में 2-3 इन्फॉर्मेशन है। रैंकिंग आपको एक ही बार रैंकिंग हो जाए तो अच्छा बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट में हो सकता है कहीं भूल जाऊँ। मैं एसडीजी के बारे में यहाँ पे आप सभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। एसडीजी में 17 गोल, ठीक है, एसडीजी में आपका 17 गोल है। इसके बारे में बस एक बार नाम सुन ले, ठीक है। एसडीजी में आप देखेंगे तो 17 गोल में सबसे पहला जो गोल है आपका, ये आपका गरीबी के सभी रूपों को जो है सवर्ग समाप्त करना था। तो गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात आपको भुखमरी को समाप्त करना, ठीक है। तो भुखमरी को समाप्त करने की बात की गई। कहीं कहीं प्रश्न भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एसटीजी के गोल में शामिल नहीं है। तो भुखमरी को समाप्त करने का बात किया गया है, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है, उसमें पोषण में सुधार लाना, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा प्राप्त यदि करेंगे, पोषण में सुधार लाएंगे, भुखमरी भी समाप्त होगी। तो दूसरा टारगेट भुखमरी वाला हो गया। तीसरा जो है स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की बात की गई थी इसमें। चौथा जो है आपको, ये आपको समावेशी और साम्यपूर्ण स्तरीय शिक्षा की बात की गई थी। पांचवा जो है लिंग संबंधी समानता की बात की गई थी। अभी हम लोग एक रिपोर्ट भी देखें, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, उसमें सुधार की बात की गई है। सबके लिए जल और स्वच्छ जो है स्वच्छता उपलब्ध करने की बात की गई थी, कि सबके लिए जो है स्वच्छ जल उपलब्ध हो, स्वच्छता हो, ये सब बातें इसमें कही गई थी, ठीक है। साथ साथ जो है इसका 6 गोल हम लोग बात कर लिए। सातवें नंबर पे इसका था, सातवें नंबर पे देखेंगे तो सबके लिए जो है आपको वहनीय, विश्वसनीय, आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता की बात की गई थी, ठीक है। आठवें नंबर पे अगर बात करेंगे, एक बार ध्यान से इसे सुन लेंगे, सबके लिए अस्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास की बात की गई थी। 9वें पे जो है आपको समुनाथनशील जो है संरचना की बात की गई थी, ठीक है। नवमेश का बात किया गया था, इनोवेशन का बात किया गया था, ठीक है। बाकी ये मेंस में सब लिखने के लिए आता है आपको। इसके बाद 10वां में देखेंगे तो देश के अंदर या आपस में असमानता को कम करने की बात की थी, कि देश में असमानता, एक देश से दूसरे देश में असमानता कम हो, शहर और मानव बस्ती के समावेशी के दृष्टिकोण से सुरक्षित रखा जाए उसको, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात किया गया था, इससे मुकाबला किया जाए, ठीक है। सतत विकास के लिए जो महासागर हो गया, आपका समुद्र हो गया, समुद्री आपका संसाधन हो गया, इनके संरक्षण करने की बात की गई थी। साथ साथ इनको जो है सुरक्षित रखने की बात की गई थी। और पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इसको पुनरुद्धार की बात की गई थी, इकोसिस्टम को हम बनाए रखें, ठीक है। समपोषणीय विकास की बात की गई थी, सबके लिए न्याय सुलभ कराने की बात की गई थी। ये 16-17 इसमें आपका 17 गोल टोटल था, ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोग देख रहे थे ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा क्या है? म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशिया देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ क्या करता है, भू सीमा साझा करता है। म्यांमार को आप सभी मैप में देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका इंडिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ वाला साइन, यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ म्यांमार देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको सीमा कहाँ से शेयर करेगा, तो भारत के पूर्वोत्तर में, ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच में। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, तो सब आप सभी को पता होगा। भारत का जो है नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के प्रतिच्छेदन पे स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का क्षेत्रीय कूटनीति का एक मूल्य तत्व है, ठीक है। अब देखिए बात हम किसकी कर रहे हैं, ऑपरेशन करुणा की। तो बात है
18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन करुणा किससे रिलेटेड है? म्यांमार के लोगों को हेल्प करना है, आपदा सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा लाया गया था। ये ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति के लिए ये लाया गया था। ध्यान रखेंगे, तो जो मोचा चक्रवात आया उससे जो एरिया क्षतिग्रस्त हुआ, उन्हीं की मदद के लिए जो है भारत के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। ऑपरेशन का उद्देश्य यही था कि चक्रवात प्रभावित जो भी है म्यांमार के आपातकालीन उसमें राहत सामग्री पहुंचाया जाए, जीवन रक्षक चिकित्सा वगैरह प्रदान किया जाए। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना जो है इसके 3 पोत INS शिवलिक हो गया, INS कमरतो, INS सावित्री, ठीक है, पहले जो है दस्ते में शामिल थे इसमें हेल्प करने के लिए। ये सब बात याद रखेंगे। चलिए अगला है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड प्रेस जो है फ्रीडम इंडेक्स की बात किया जाए तो पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देश और क्षेत्रों को रैंक यहाँ पे दिया गया है कि पत्रकार जो है कितने स्वतंत्र हैं, ठीक है। इस सूचकांक को वर्ष 2002 में प्रति वर्ष एक फ्रांसीसी NGO, नाम इसका क्या है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, तो नाम याद रखेंगे। प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा, तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये पहला बात कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, ये बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 3 मई 2023 को रिपोर्ट जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्र, इसका 21वां संस्करण था, ठीक है। 5 इसमें आधार रखे जाते हैं। पहला राजनीतिक संदर्भ होता है इसमें, उसके अलावा देखेंगे तो विधिक ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा, इस 5 पैमानों के आधार पर रैंक निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विश्व में जो है नॉर्वे जो है लगातार 7वां बार इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है, नॉर्वे को पहला। जबकि सबसे खराब स्थिति किसका है, उत्तर कोरिया का, 180वां इसको स्थान मिला। शीर्ष 5 देश यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले पे आपका हो गया नॉर्वे, ठीक है, 95.18 इसको रैंक मिला, सॉरी स्कोर मिला, ठीक है, रैंक इसको 1 मिला। तो 95.18 अंकों के साथ, स्कोर के साथ ये रैंक 1 पे नॉर्वे रहा। फिर आपका आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। तो नॉर्वे जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पे रहा। चलिए भारत की स्थिति के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत जो है 36.62 स्कोर के साथ 161वां स्थान मिला, ठीक है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कितना मिला, 161। तो 180 में जो है 161वां भारत को स्थान मिला है। 2022 में भारत को 150 स्थान मिला था, अभी कितना मिला है, 161 मिला है। 5 संकेतक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये याद करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा में 172, ठीक है, सामाजिक में 143, विधिक में 144, आर्थिक में 155, राजनीतिक में 169, ठीक है। तो ये प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक की बात हो गई। भारत का रैंक कितना हो गया, 160। पिछले बार भारत को 150 रैंक मिला था। अगला देखिए, वैश्विक दासता सूचकांक 2023, वाल्क फ्री फाउंडेशन। तो वाक फ्री फाउंडेशन नामक एक संगठन है और इसी के द्वारा आपको वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया। पहला बात तो आपको याद रखना है कि ये जो है वैश्विक दासता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, ठीक। और इसमें जो है विश्व के विभिन्न देश को आधुनिक दासता के प्रसार मापन इसमें किया जाता है। रिपोर्ट में 2021 में विश्व में अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में थे, जबकि आधुनिक दासता की स्थिति में निवासित महिलाओं और लड़कियों की संख्या 54% है। दासता यानी एक तरह से गुलामी समझ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो ऐसे 10 देश जिनमें आधुनिक दासता में निवासित लोग की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है, वो है जैसे भारत है आपका, चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, ये जो है देश हो गया। इसमें जो है 10वें नंबर पे आपको दिख रहा है अमेरिका। वैश्विक दासता 2023 में 160 देशों का सूची तैयार किया गया। उत्तर कोरिया इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें शीर्ष 10 देशों की, तो उत्तर कोरिया जो है, सबसे पहले बात तो याद रखेंगे वैश्विक दासता सूचकांक में 160 देशों में उत्तर कोरिया क्या रहा, 1 नंबर पे रहा। सबसे आखिरी रैंक किसको मिला, स्विट्जरलैंड को, 160। तो इसमें जितना खराब रैंक मिले उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो 160 रैंक पे रहा था ये। अब देखिए वैश्विक दासता सूचकांक की बात करें तो 2023 एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें
तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्तर कोरिया, ठीक है, फिर अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। ये 1000 जनसंख्या में बताया गया है। आधुनिक दास्ता का अनुमानित है 1000 में 104 लगभग, अफगानिस्तान में जो है 13, ठीक है, भारत में जो है 8 बताया गया है, ठीक है। तो एक नज़र में इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की जो है ये बात की गई है 5 अप्रैल 2023 को। एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड ने 2022 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी की। तो 10 व्यस्त हवाई अड्डे की सूची की बात करें तो ये सूची जो है कोविड-19 महामारी के बाद विश्व में हवाई यातायात के सुधार के संकेत देती है। 2022 में विश्व में 10% वैश्विक यात्रा इन्हीं सब पे व्यस्त 10 हवाई अड्डों से संपन्न हुआ। तो सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हवाई यातायात का पुनः प्रारंभ के बाद 2022 में वैश्विक यात्री यातायात में लगभग 7 बिलियन था, और 2021 में देखें तो 53.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2021 से 2022 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हवाई यात्रा में 53.5% की आपको वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे व्यस्तम जो है हवाई अड्डा कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कुल यात्री आवागमन के मामले में जो है यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा शीर्ष पे है, ठीक है। तो सबसे व्यस्तम कौन हो गया आपका, यूएसए हो गया, यूएसए का अटलांटा जीए, ठीक है। यूएसए का अटलांटा जीए हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्तम हो गया। भारत का नई दिल्ली जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये 9 पे है। यूएसए का ये अटलांटा जो है नंबर 1 पे हो गया, जबकि भारत का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो उद्यान ये 9 पे हो गया, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा है। कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा है कार्गो यातायात के मामले में। विमान आवागमन के मामले में यूएसए अटलांटा जो है हवाई अड्डे शीर्ष पे रहा है। अब अगला देखते हैं वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023। वैश्विक विद्युत जो है आपका समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी किया गया अप्रैल में, ठीक है। रिपोर्ट का प्रकाशन जो है एक स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर के द्वारा किया गया। वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाले इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण था। 78 देश जो है विद्युत संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण इसमें किया गया। देश के जो है वैश्विक विद्युत मांग का 93% का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लगभग 93% को इसमें शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में 10 जो है CO2 उत्सर्जक देशों का अध्ययन किया गया, और जो वैश्विक CO2 उत्सर्जक के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 देशों को बताया जाएगा जो सबसे ज़्यादा CO2 जो है क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे ग्लोबली अगर बात किया जाए तो 10 देश से मिलकर 80% ज़्यादा CO2 जो है उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट में 3 क्षेत्र का अध्ययन किया गया, एक तो वैश्विक विद्युत उत्पादन का, दूसरा वैश्विक विद्युत मांग का, और तीसरा आपको वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन, ठीक है। इन सब जो है पैरामीटर पे इसको बात किया गया। आपको पता है कि विद्युत उत्पादन का अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है। 2022 में कुल विद्युत उत्पादन का 61% योगदान है। सिंपल सा समझ लीजिए कि मान लीजिए 100% अगर विद्युत उत्पादन हो रहा है तो 100% में आपका 61% अभी भी जीवाश्म ईंधन से, जैसे कोयला वगैरह से, ठीक है। कोयला हो गया आपका, पेट्रोलियम, जीवाश्म गैस हो गया, इन सब का योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यानी नॉन रिन्यूएबल का जो है अभी भी प्रतिशत ज़्यादा है। देखते हैं नॉन रिन्यूएबल में भी किसका सबसे ज़्यादा योगदान है। देख सकते हैं ये रिपोर्ट जो है आप लिख भी सकते हैं, मेंस पर्पज से भी काफ़ी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन में जो कोयला का कितना है, 36% योगदान है। तो अभी हम लोग बात किए टोटल जो है 61% योगदान है जीवाश्म का, और 61 में 36 कोयला का है, ठीक है। कोयला द्वारा जो है आपको 10,186 टेराबाइट घंटा, जबकि जीवाश्म गैस के द्वारा देखेंगे तो 22% है, और अन्य जीवाश्म का 3% हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोयला, फिर जीवाश्म गैस। अब नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो जल ऊर्जा है, ठीक है। रिन्यूएबल में देखेंगे स्वच्छ विद्युत उत्पादन में तो जल ऊर्जा सबसे बड़ा है, और इसका अकेले हिस्सा कितना है, 15% है, 4,311 जो है आपका। वहीं दूसरा देखेंगे तो इस पे परमाणु ऊर्जा है जिसका योगदान 9% है, ठीक। वैश्विक जो है विद्युत के मांगों को 2022 में जो है 28,510 के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अब देखिए अगर सर्वाधिक विद्युत मांग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विद्युत का इस्तेमाल अभी कौन कर रहा है, तो चीन जो है सबसे ज़्यादा विद्युत का इस्तेमाल कर रहा है, इतना याद रखेंगे अभी।
ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांड चीन में है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे अमेरिका हो गया। ठीक है, और नंबर 3 पे आपका भारत हो गया। ठीक है, नंबर 3 पे आपका भारत हो गया। तो चीन में सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गया डिमांड का, लेकिन कार्बन उत्सर्जन जो है, CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की, तो कुल वैश्विक जो है संबंधित CO2 उत्सर्जन में लगभग 40% के लिए उत्तरदायी है। विद्युत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्या है, CO2 ही उत्सर्जक है। ठीक है, इसमें देखते हैं 2022 में विद्युत उत्पादन द्वारा CO2 का उत्सर्जन 12,431 मिलियन टन की वृद्धि हुई, जो कि अब के सबसे उच्चतम उत्सर्जक है। ठीक है, अब देखिए CO2 उत्सर्जक के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जक में नंबर 1 कौन है, ये चीन है। चीन जो है आपका 4,693 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित कर रहा है। तो अब जैसे बात हुआ है कि नेट जीरो कार्बन इमिशन का, तो उसमें एक बाधा ही है। आप यदि कार्बन इमिशन न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं तो ऐसे में उस लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होगा। खैर, चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है, इसके बाद अमेरिका और इसके बाद भारत। भारत है तीसरे पे। ठीक है, फिर यूरोपियन संघ है और जापान है। CO2 उत्सर्जक की बात किए हम लोग। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीन। ठीक है, बिजली का डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ पे, चीन में। ठीक है, भारत का रैंक है तीसरा। अब अगला जो है टाइम्स 100 के द्वारा जो है सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति की बात की गई है यहाँ पे। देखिए, तो 13 अप्रैल 2023 को टाइम्स मैगजीन के द्वारा 2023 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जो है जारी की गई, और इस सूची में ये 20वां इसका संस्करण था। ठीक है, और 2023 के टाइम 100 में जो है सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में 6 श्रेणियों में इनको बांटा गया। अब कौन कौन श्रेणी इस पर रहा, तो एक कलाकार का रहा, पहला आर्टिस्ट, दूसरा प्रवर्तक, इनोवेटर्स हो गए, असाधारण व्यक्ति टाइटन्स हो गए, नेता हो गया, आइकन हो गए और मार्गदर्शक हो गए। 6 कैटेगरी हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्रभावशाली व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, कलाकार की श्रेणी में देखेंगे तो मैक्सिको अमेरिका अभिनेत्री, नाम है इनका सलमा हायके। ठीक है, इनका नाम क्या है, सलमा हायके। सलमा हायके जो है अमेरिका अभिनेत्री डू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति इसमें शामिल है कलाकार वाले में। प्रवर्तक में देखें तो प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे तथा ईगा स्वीटेक, टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, ये लोग को इसमें शामिल किया गया है इनोवेटर्स वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखें, असाधारण व्यक्ति में देखें तो प्रमुख व्यक्ति पद्म लक्ष्मी, भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है, अभिनेत्री, मॉडल है। एलन मस्क हो गए, लियोनल मेसी हो गए, इन सब लोग को शामिल किया गया असाधारण में। लीडर्स में देखेंगे तो 20 लोग शामिल, जिनमें ओलेने जो है जेलेस्का हो गए, यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी। जो बाइडेन हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति। बोला अहमद तिनुबे, नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। जैनेट एलेन, अमेरिकी वित्त मंत्री। ये सब इसमें प्रमुख व्यक्ति रहे लीडर्स में। आइकन में देखेंगे तो 15 लोग, जैसे जिसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को शामिल किया गया। मार्गदर्शक कैटेगरी में देखेंगे तो भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजामौली को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सब जो है खबर रहा। अब जो है चूंकि लेंथ लेक्चर का काफ़ी लंबा हो जाएगा और कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो बस उतना ही पढ़े कि आप जितना को आत्मसात कर पाएँ। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम से पहले जैसे हम बोले हैं, आप लोग का अगर रिस्पांस बेहतर रहा तो हम एग्ज़ाम से पहले जो है इस मैगजीन को समाप्त कर देंगे, और बिल्कुल डिटेल में समाप्त करेंगे। ऐसे समाप्त करेंगे कि फिर आपको जो है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे तथ्यों को कवर करेंगे लेकिन हाईलाइट कर देंगे, यानी मेंस पर्पज से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।